जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं पारिस्थितिक विज्ञान को, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द दिया था हेक्कल ने। इकोलॉजी को बायोनोमिक्स बोला जाता है। बायो का मतलब होता है जीव और नोमिक्स का मतलब है लो। तो इकोलॉजी किसको बोला जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है जीव का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी को बायोनोमिक्स भी कहा जाता है। ये शब्द हेक्कल ने दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है? रिटर ओडम को बोला जाता है। और भारत में पूछ लिया जाए फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोला जाता है? आर मिश्रा को। इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था एजी टेंसले ने। एजी टेंसले ने ये शब्द दिया था। याद करने का तरीका यही है कि आजकल हम सिस्टम से हमें क्या रहती है? टेंशन रहती है। सिस्टम से टेंशन रहती है। तो इकोसिस्टम किसने दिया शब्द? एजी टेंसले ने। पर्यावरण की इकाई पूछ ली जाए, पर्यावरण की इकाई किसको कहा जाता है? इकोसिस्टम को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य या सूर्य की रोशनी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का स्रोत कौन होता है इकोसिस्टम में? सूर्य की रोशनी। सबसे बड़ा इकोसिस्टम पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा होता है महासागर। सबसे छोटा होता है पानी की बूंद। और सबसे स्थायी पूछ लिया जाए तो होता है समुद्र। स्वच्छ वाटर इकोसिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? कि अध्ययन को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? लिम्नोलॉजी। लिम्नो का मतलब होता है लेक या झील। तो स्वच्छ वाटर के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? लिम्नोलॉजी बोला जाएगा। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया? आर लिंडेमान ने। ऐसे ही पूछ लिया जाए भोज्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। यही याद रखना है कि जहाँ हम खाना रखते हैं वहाँ पर हर किसी का जाना क्या है? बैन है। क्या है? बैन है भाई। तो बेंजोइक अम्ल अपने आप याद रहेगा। अच्छा सवाल बनता है। अब ऊर्जा स्थानांतरण के 10 नियम इस हिसाब से दिया। आर लिंडेमान ने बोला कि जैसे उत्पादक से शाकाहारी कुछ खाता है तो उसको 10% एनर्जी मिलती है, 90% विकिरण के रूप में ब्रह्मांड में चली जाती है। ऐसे शाकाहारी से मांसाहारी को 10% मिलेगी। तो आगे से आगे प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय से तृतीय में तो ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है। यही ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम है। अब पढ़ते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला परभक्षी के आधार पर, परजीवी के आधार पर और मर्तोपजीवी के आधार पर होती है, अलग अलग तरीके से। परजीवी के आधार पर क्या होता है? अगर परजीवी है तो छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों की तरफ खत्म होगी सदैवी खाद्य श्रृंखला। परभक्षी है तो छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों की तरफ खत्म होगी। परजीवी किसी के ऊपर जी रहे हैं, आश्रित है, तो वो बड़े जीवों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों की तरफ रहेगी, ध्यान रखना। मर्तोपजीवी मरे हुए की बात करें, उन जीवों की खाद्य श्रृंखला फूड चेन कैसी होगी? मर्त से शुरू होगी और सूक्ष्म जीवों पर खत्म होगी। 2 एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम खाद्य श्रृंखला के, फूड चेन के, पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिए थोड़ा सा। घास को कौन खाएगा? हिरन को खा जाता है शेर। और देखो ये क्या हो गया? परजीवी है। देखो छोटे जीवों की तरफ चल रही है कि नहीं चल रही? तो जू पर ये फूड चेन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ध्यान रखना खाद्य श्रृंखला के। आप सोच लो गलत है। ऐसे अगली खाद्य श्रृंखला में देखो पादप है, पादप को खाता है कीट को खा जाता है मेंढक, और मेंढक को सांप, और सांप को कौन खा जाता है? मोर या बाज में से खा जाता है। तो छोटे से लेकर के बड़े की तरफ चल रही है। देखो परभक्षी है तो छोटे से लेकर बड़े की तरफ चल रही है। तो ये है फूड चेन। एक सवाल बनेगा, ध्यान रखिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। सिंपल सही उदाहरण ही पूछा जाएगा। फूड चेन का एग्जाम्पल देगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब पढ़ते हैं पारिस्थितिकी स्तूप पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। ऊर्जा की दृष्टि से कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। इंपॉर्टेंट यही है।
स्तूप का मतलब होता है पिरामिड, ये याद रखना है। पिरामिड का फोटो लेना हमारे लिए क्या है, बैन है, BEN बैन। बैन से है बायोमास, बायोमास का मतलब भार के आधार पर कैसा होगा। ई से है एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा के हिसाब से कैसा होगा। एन से है संख्या, नंबर, तो नंबर के अनुसार कैसा होगा। इन सब में इंपॉर्टेंट रहेगा, यही पूछा जाएगा कि ऊर्जा की दृष्टि से इकोसिस्टम कैसा होता है, पिरामिड कैसा रहेगा। पिरामिड सदैव ही सीधा रहेगा, पिरामिड सदैव सीधा रहेगा। अब आते हैं खाद पर। खाद पर सवाल बनेगा क्योंकि वर्मी कंपोस्ट आपके चैप्टर में, ध्यान रखिए, थोड़ा सा पढ़ के जाना। फार्म यार्ड खाद होती है जो गोबर और रसोई के कचरे से बनती है। वर्म का मतलब होता है कीड़े, इसका मतलब ये केंचुए के द्वारा होती है। अगर इसको कृत्रिम रूप से तैयार कराना हो, केंचुआ नहीं हो, तो नीरिज द्वारा ये तैयार की जाती है। थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट। हरी खाद जब भी बनेगी, ध्यान रखना, सभी लेग्यूम पादपों से हरी खाद बनती है। तो गंवार हो गया, सेम हो गया, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, डेचा और एल्फा, इन ये सारे के सारे लेग्यूम पादप है और लेग्यूम पादपों से खाद बनेगी, वो हरी खाद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्मी कंपोस्ट या वर्मी खाद किससे प्राप्त होती है, केंचुए द्वारा। ध्यान। ऐसे ही चूहे मारने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है, वारफेरिन लिया जाता है या जिंक फास्फाइड काम में लेते हैं, जिंक फास्फाइड या वारफेरिन। तो याद रखना, चूहों से हमारी क्या हो जाती है, वार हो जाती है, तो वारफेरिन आ जाएगा। अगर वारफेरिन ना हो तो जिंक फास्फाइड चूहे मारने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन आज आया हुआ है 2,4-D क्या है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है, जो खेतों में कचरा हो जाता है उसको खत्म करने के लिए 2,4-D डाली जाती है। ऐसे फफूंद लगे तो उसके लिए क्या लिया जाता है, CuSO4 कॉपर सल्फाइड लिया जाता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट काम में लिया जाता है। तो बोर्डेक्स मिश्रण ले लेगा काम में या CuSO4 कॉपर सल्फेट काम में लेगा। बोर्डेक्स मिश्रण किससे बनता है, चूने के पानी और कॉपर सल्फेट को मिलाने से बोर्डेक्स मिश्रण मिलता है। इसके छिड़काव से फफूंद खत्म हो जाती है। पादपों में पोषक तत्व पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, पादपों में वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है। रक्षा करने के लिए, प्रतिरक्षा के लिए क्या डालना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए या पोटेशियम देना चाहिए पौधों को। याद करने का तरीका यही है, नाई के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि बाल बढ़ते हैं। तो ऐसे पेड़ बढ़ना चाहिए कब, जब नाइट्रोजन डालेंगे। अगर पौधे को रक्षा करनी है तो उसके ऊपर थोड़ा सा पोटा लगा दो, उससे क्या है, कोई भी जीव उसको खाएगा नहीं बदबू से। तो याद रखना है, प्रतिरक्षा के लिए क्या लगा दिया, पोटा। तो प्रतिरक्षा के लिए क्या डाला जाता है, पोटेशियम। कीटों का बाह्य काल किसका बना होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काइटिन का बना होता है। कीटों का बाह्य काल किसका बना होता है, काइटिन का। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से या रोसेला से प्राप्त होता है। ध्यान रखना सदैव, लिटमस पत्र किसके प्रति संवेदनशील है, SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। आगे चले बात करते हैं सहजीविता की। सहजीविता 3 प्रकार की रहेगी, सहोपकारिता, सहभोजिता और परजीविता। पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि सहोपकारिता का मतलब हम मान लेते हैं कोई 2 जीव है, A और B 2 जीव है। अगर वो दोनों ही एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, प्लस का मतलब फायदा दे रहे हैं, तो ये सहोपकारिता है। कैसे, जैसे कीटों का परागकण हो गया, कीटों का परागगण। ऐसे लेग्यूम पादप हो गए, राइजोबियम जो कि लेग्यूम पादप एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ध्यान रखिए। लाइकेन हो गया, मवेशी के आंत्र में ई कोलई हो गया, मवेशी की आंत में ई कोलई इंपॉर्टेंट रहता है। मवेशी पादपों का या पत्तियों का या सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि मवेशियों के अंदर ई कोलई पाया जाता है, ध्यान रखना। स्वभोजिता या सहभोजिता क्या होता है, जिसमें एक को तो फायदा होगा पर दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अधिपादप बात कर लेते हैं, अधिपादप का मतलब है, जैसे में आम
पर कोई भी बेल चढ़ जाती है तो वो आम को नुकसान पहुंचाएगी और खुद को फायदा लेगी। ठीक है, तो ये अधिपादप हो गए जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। सहभोजिता में एक को फायदा मिलेगा, दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। परजीविता में क्या होगा, एक को फायदा होगा और एक को हानि होगी, जैसे बालों में जू। ऐसे ही आरबीसी में प्लाज्मोडियम, आरबीसी में प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो परोपकारिता में ए और बी दोनों को फायदे रहेंगे। सहभोजिता में एक को फायदा दूसरे को नुकसान बोल सकते हो, या लिख देना अप्रभावित भी, अप्रभावित लिखते हैं, सॉरी अप्रभावित, अप्रभावित रहता है। और परजीविता में एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, जैसे बालों में जू होगी, जू खुद के तो फायदा देगी पर दूसरे के रहेगी उसको नुकसान देगी। तो इसका उदाहरण हो गया आम के पेड़ के ऊपर कोई भी बेल होगी, तो देखो आम को न फायदा न नुकसान, बट बेल को फायदा हो गया, तो एक को फायदा और दूसरे को अप्रभावित, दूसरा क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। अब पढ़ते हैं पदार्थ आगे। पदार्थ में रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के रहेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट। पदार्थ का शुद्धतम रूप रहेगा जिसको तत्व बोला जाता है, पदार्थ का शुद्ध रूप, पदार्थ का शुद्ध रूप, शुद्ध रूप क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, एक ही प्रकार के परमाणु, वो तत्व कहलाते हैं। पदार्थ का शुद्ध रूप जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाए। उदाहरण के लिए लिखे तो H2, N2, O2, ये तांबा हुआ, लोहा हुआ, हीरा हुआ, ये क्या होते हैं, तत्व होते हैं। यौगिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके यौगिक बनाते हैं, रासायनिक संयोग करके यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात होगा इसका मतलब इनका क्या रहेगा, सूत्र होते हैं, ध्यान रखना, सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं इनको। ठीक है, जब सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं इनको तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण क्या रहेगा, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के क्या बनाते हैं, मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण बनाते हैं। सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इतना ही याद रखना है। इसका उदाहरण लिखना चाहो तो H2O लिख लेना, NaCl लिख लेना। और मिश्रण का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण रहता है आपका वायु, सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्रण का वायु। फिर कांच और बारूद, ये इनके उदाहरण के रूप में याद रखें तो। हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, टाइट्रियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, एसएससी में आया हुआ सवाल है। तत्व तीन प्रकार के रहेंगे, धातु, अधातु और उपधातु। धातु कैसी होती है, चमकीली होती है। धातु में क्या गुण पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और आघात वर्धन्यता होती है, इसका मतलब चोट मारने पर धातु फैलती है भाई, ये आघात वर्धन्यता होती है। ऑक्साइड का जलीय विलयन, पूछ लिया जाए धातुओं के ऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है।
धातु विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। यह है धातुओं के गुण। तो धातु चमकीली होती है, चोट मारने पर फैलती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, इनका ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है। पेपर में पूछा जा चुका है भय धातु किसको कहा जाता है? ध्यान रखना, प्लूटोनियम को। प्लूटोनियम को ही भय धातु कहा जाता है। पूछा जा सकता है जापान परीक्षण और पोखरण परीक्षण में कौन सी धातु काम मिली गई? यही थी, तभी तो डर लगता है, भय लगता है भाई। पोखरण परीक्षण और जापान परीक्षण में धातु कौन सी काम मिली गई? प्लूटोनियम। याद ये रखना है हमें, भय किस चीज का है? पलटा खाने का है, गिरने का, पलटने का डर है हमें। आशा, होप, आशा धातु, होप मेटल किसको बोला जाता है? तो ये हमें, आज आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे को तो यू से ही आशा है। किससे आशा है? यू से आशा है। तो यू से यूरेनियम हो जाएगी कि आप लोगों का सरकारी सेवा में चयन हो, यही। तो मेरे को किससे आशा है? यू से। तो आशा किससे? यू से। यू से यूरेनियम होगी। तो आशा धातु कौन सी होती है? यूरेनियम। इसी को येलो केक भी बोला जाता है, येलो केक। भविष्य की धातु या रणनीतिक धातु, आप खुद बताओ। भविष्य, फ्यूचर में या रणनीति कौन बनाएगा? वही बनाएंगे जो मोदी जी के साथ बैठ रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं। और वो बैठते हैं, वो क्या पहनते हैं? टाई पहनते हैं। क्या पहनते हैं? टाई। इतना ही याद रखना है। भविष्य या रणनीति कौन बनाएगा? टाई पहनने वाले, टाइटेनियम। टाइटेनियम। तो टाई पहनते हैं वो क्या बनाएंगे? रणनीति बनाएंगे। सर्वाधिक तन्य धातु या आघातवर्धन धातु, जिसको चोट मारने पर सबसे ज्यादा फैलती है। ध्यान रखना, हम फैल करके सोते हैं, हमारा काम ही है सोना, फैल कर सोते हैं, इसका मतलब तन कर सोते हैं। तो सोने पर चोट मारते हैं तो सबसे ज्यादा फैलता है, पसरता है। ध्यान रखिए। सर्वाधिक विद्युत व उष्मा की सुचालक पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से पढ़ के अच्छे से जाना। चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होती है उष्मा की और विद्युत की। चांदी के बाद में आता है तांबा, तांबे के बाद में आएगा एल्यूमिनियम। भूल करके भी पहले लोहा हो तो उसको मत कर देना। विद्युत और उष्मा की सुचालक सबसे ज़्यादा चांदी होती है, उसके बाद में तांबा, उसके बाद में एल्यूमिनियम। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो शीशा होता है, चांसेस नहीं है पूछे जाने के। चांदी याद रखना बस। मानव द्वारा प्रथम उपयोग में ली गई धातु, मानव द्वारा प्रथम उपयोग में ली गई धातु, इंपॉर्टेंट सवाल है। तांबा काम में लिया गया था, ध्यान रखना। कहीं आप गाना सुन लो दुनिया पित्तल दी, पित्तल नहीं लिया था काम में, तांबा लिया था, ध्यान रखना। मानव द्वारा प्रथम उपयोग में ली गई धातु तांबा। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली धातु कौन सा है? लोहा धातु है। पारा या मरकरी को ही बोला जाता है क्विक सिल्वर। रूम टेम्परेचर पर या द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है, ध्यान रखना। चुंबक द्वारा आकर्षित, ध्यान रखना। हम किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? हम होते हैं कॉलोनी की तरफ। जहाँ कहीं कॉलोनी दिखती है हम सोचते हैं अरे यार शानदार घर है, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो कौ से हो गया कोबाल्ट, लो से हो गया लोहा और नी से हो गया निकल। तो कॉलोनी याद रखना है, हम कॉलोनी से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं भी। कोबाल्ट, निकिल और लोहा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा, जिसको क्विक सिल्वर बोला जाता है। सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम। सीजियम इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। परमाणु घड़ी में काम में लिया जाता है। परमाणु घड़ी में कौन सी धातु काम में ली जाती है? तो सीजियम धातु। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट समय कौन बताती है? परमाणु घड़ी बताती है। रूम टेम्परेचर की बात करें, ध्यान रखना, कमरे का तापमान माना जाता है 25 डिग्री। 25 डिग्री टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा, सीजियम, गैलियम।
और सीजियम परमाणु घड़ी में काम में लेते हैं। परमाणु घड़ी सबसे एक्यूरेट समय बताती है, ध्यान रखना। परमाणु घड़ी का आविष्कार पूछ ले तो लुईस एसिन ने किया था। लुईस उत्कृष्ट और नोबल धातु पढ़ते हैं। उत्कृष्ट नोबल धातु है आपकी सोना, चांदी, सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम। उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है इनको। फिर इन तीनों में से हल्के फुल्के कोई पेपर में पूछ लिया जाता है कि ब्लैक गोल्ड, काला सोना किसको कहा जाता है। देखो दो चीज होती है, एक पेट्रोलियम को कहा जाता है, एक अफीम को भी कहा जाता है। अफीम काला सोना बोला जाता है। सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है। धातु की बात करें तो प्लेटिनम को। वैसे कपास को भी सफेद सोना व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। ब्लू गोल्ड बोला जाता है पानी को, वाटर को। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन। टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाला वो धातु है, ध्यान रखना। ये है पदार्थ। पदार्थ होता है आपका सर्वाधिक गलनांक वाला पदार्थ। हीरा सबसे कठोर, मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट है इनेमल। सबसे कठोर अगर संसार का पदार्थ पूछ लिया जाए तो हीरा होता है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक गलनांक वाला पदार्थ कौन सा है। हीरा है। हीरे का मेल्टिंग पॉइंट लिखना हो, गलनांक लिखना हो तो मेल्टिंग पॉइंट लिख लीजिए। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। और टंगस्टन पता ही है, ट्यूबलाइट या बल्ब के तंतु किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है डायमंड, हीरा सबसे सर्वाधिक गलनांक वाला पदार्थ जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पढ़े थोड़ा सा कि केडियम धातु का प्रयोग कहाँ लिया जाता है, तो रिएक्टर में। रिएक्टर में मंदक के रूप में काम लेते हैं। रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में। लोहा, लोहा दो प्रकार का रहेगा, एक होता है कठोर और एक कठोर या भंगूर, जिसको क्या बोल देते हैं हम, ढलवा लोहा। एक होता है पिटुआ लोहा। एक ढलवा होता है, एक पिटुआ होता है। पिटुआ को क्या कर सकते हैं, ढलवा से प्राप्त किया जाता है पिटुआ। और जो ढलवा है वो उसी को कठोर या भंगूर बोला जाता है। लोहे का संक्षारण ही ध्यान रखना जंग लगना कहलाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे को जंग लगने पर उसके वजन में क्या परिवर्तन होगा। पूछ ऑप्शन ए में दे देगा कम होगा, ऑप्शन बी में देगा बढ़ गया, ऑप्शन सी में देगा कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी में देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है। अब पढ़ते हैं मिश्र धातु। पित्तल, तो याद करना है हमें पित्तल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनती है, तो याद रखना पिताजी। क्या है, पिताजी। ता से तांबा, जैसे जस्ता। याद रखना है इसी को से बनते हैं कांस्य पदक। ध्यान रखना कांसा धातु से नहीं बनते हैं कांस्य पदक। तो याद रखना है कांस्य पदक अगर जीत जाओगे तो किसको ला करके देना है, पिताजी को ला करके देना है। तो पित्तल धातु किससे बनती है, तांबा प्लस जस्ता से। कांसा धातु किससे बनती है, तांबा प्लस टिन से। ठीक है, तांबा प्लस टिन से। इसी को घंटा धातु कहा जाता है। किस कौन सी धातु, घंटा धातु। फ्यूज तार किससे बनते हैं, तो फ्यूज तार होता है शीशा और टिन से। तो याद रखना है कि जब भी फ्यूज उड़ जाएगा, लाइट जाएगी, तो हम क्या बजाएंगे, सीटी बजाएंगे। क्या बजाएंगे, सीटी। सी से है शीशा, टी से है टिन। इसी को टांका धातु भी कह दिया जाता है। तो फ्यूज तार उड़ने पर हम सीटी बजाएंगे, याद रखना है। एलिक्नो, ये नाम से ही हो जाता है, स्थायी चुंबक बनाया जाता है इसे। Al से एल्यूमिनियम, Na से निकल, CO से क्रोमियम। ठीक है, तो अगर पूछ लिए, सॉरी कोबाल्ट, एल्यूमिनियम प्लस
निकिल प्लस CO से कोबाल्ट। तो एलिकनो से क्या बनाई जाती है? स्थायी चुंबक बनती है। इसकी स्पेलिंग से ही हो जाएगा, Al से एल्यूमिनियम, Na से निकिल और CO से कोबाल्ट। जर्मन सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत बताओ। 0% चांदी होती है। सिल्वर नाम सोच करके मत सोच लेना कि इसमें सिल्वर की मात्रा होती है, ध्यान रखना। ट्रिक याद करनी हो तो जर्मन सिल्वर बनता है जनिता से। जैसे जर्मन याद रख लेना, जनिता। तो जैसे हो जाएगा जस्ता, नी से हो जाएगा निकिल और ता से तांबा। जस्ता, निकिल और तांबा से बनती है जर्मन सिल्वर। तो सिल्वर की मात्रा होती है 0%। पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखिए। नाइक्रोम, नाइक्रोम से हीटर के तंतु या हीटर के तार बनते हैं, विद्युत प्रेस के तंतु बनते हैं। ठीक है, नाइक्रोम होता है लोहा, निकिल और क्रोमियम। लोहा, निकिल और क्रोमियम से। लोहा, निकिल और क्रोमियम। सिक्का धातु, सिक्का धातु होती है सीसा, टिन और तांबा। याद रखना है, हमें सिक्का मिल गया तो हम क्या बजाएंगे? सीटी। सीटी बजा करके हम क्या कहेंगे? ताबई आ गई, मतलब फायदा हो गया भाई, ताबा आ गई। तो सीटी बजाएंगे, ताबा आ गई। कब? जब सिक्का मिलता है। तो सिक्का धातु कोइन मेटल क्या है? सीसा, टिन और तांबे से मिलकर बनी होती है। धातु की बात करें तो धातु में हाइड्रोजन, इसका उपयोग किया जाता है गुब्बारों में, ध्यान रखना। और ये पूछ लिया जाता है कि वनस्पति तेल में कौन सी गैस प्रवाहित करके वनस्पति घी बनाया जा सकता है? तो हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो ये घी बन जाता है। दूसरा पढ़ते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या काम में लिया जाता है? जीवाणुनाशक के रूप में क्लोरीन काम में ली जाती है। पानी का शुद्धिकरण में भी काम में ली जाती है, तो जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। क्लोरीन से ही बनती है मस्टर्ड गैस, ठीक है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की गैस भी बोला जाता है। इसी से प्राप्त की जाती है फास्फीन गैस। पेट्रोलियम शोधन में भी क्लोरीन काम में ली जाती है। सूती कपड़ों का रंग उड़ाने में भी किसका काम में लेते हैं? क्लोरीन को काम में लेते हैं। लाल फास्फोरस इंपॉर्टेंट रहेगा। लाल फास्फोरस से क्या बनाया जाता है? दिया सलाई बनाई जाती है। जो माचिस है उसमें काम में लिया जाता है लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस, जिसको येलो भी बोल दिया जाता है, श्वेत फास्फोरस ध्यान रखना, चूहे मारने में काम में लिया जाता है। श्वेत फास्फोरस 2 प्रकार का रहेगा। एक आतिशबाजी में काम में लिया जाता है, तो आतिशबाजी में लाल रंग का कारण पूछा जा सकता है, हरे रंग का कारण पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना, आतिशबाजी में हरे रंग का तो हमें बेरा है भाई, पता है, बेरा है मतलब पता है, तो हरा रंग तो है बेरियम से। और खुद बताओ, आतिशबाजी जब भी चलाते हो आप लोग तो बोतल के अंदर यूं खड़ी करके ही चलाते होंगे, दिल अलग। तो ये क्या है? पाइप जैसी है, जिसको हम क्या बोल देते हो? स्ट्रो। तो कौन चलाता है आतिशबाजी? ये याद रखना, हमारा बच्चा, हमारा लाल चलाता है। कैसे? स्ट्रो को बोतल में रख करके। तो लाल रंग का स्ट्रोंशियम हो गया, स्ट्रोंशियम होता है, ध्यान रखना, स्ट्रोंशियम, 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 ठीक है। ये विषैला होता है, इसी को यूज में लिया जाता है चूहे मारने में। तो स्ट्रोंशियम विषैला होता है, ध्यान रखिए। तो लाल रंग के लिए ट्रिक हमने पढ़ी थी। लाल क्या उड़ा रहा है? आतिशबाजी। कैसे? बोतल के अंदर स्ट्रो रख करके उड़ा रहा है, तो ये स्ट्रो जैसा ही होता है। तो स्ट्रोंशियम। हरे रंग का हमें पता है, बेरा है, तो हरा रंग है बेरियम की वजह से। अब पढ़ते हैं गैस से। हास्य गैस। हास्य गैस को ही बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। बेहोश करने में काम में ली जाती है हास्य गैस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो कैसे याद करना है। जब हमें किसी को देख करके ज़्यादा हंसी आती है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ना आ, तेरे देखते ही तेरे को हंसी आती है भाई, तू ना आ, ना आ, नाइट्रस ऑक्साइड। तो हास्य गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। वेल्डिंग के
करते वक्त ध्यान रखना, एक गैस का सिलेंडर तो ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन जलने में सहायक है। दूसरे सिलेंडर का नाम पूछ लिया जाता है कि दूसरा सिलेंडर कैसा होता है। देखो किसी को वेल्डिंग है, जलाना है, तो क्या करना है, घर पर एसी लगा लो, तो एसीटिलीन। वेल्डिंग गैस में क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन का सिलेंडर रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, एसीटिलीन का सिलेंडर रहता है। गुब्बारों में सबसे हल्की गैस भरी जाती है, सबसे हल्की गैसों में हाइड्रोजन है, एक है हीलियम, तो हाइड्रोजन या हीलियम काम में ली जाती है। प्राणवायु ऑक्सीजन को बोला जाता है, जलने में सहायक रहती है, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सी गैस जलने में सहायक है, ऑक्सीजन। तो याद रखना है, खोज किसने की, प्रिस्टले। कैसे याद रखेंगे कि अगर आपका प्री निकल जाता है तो आपके क्या आ जाएंगे, प्राण आ जाएंगे। प्री निकल गया तो आपके क्या आ जाएंगे, प्राण आ जाएंगे भाई। तो प्राणवायु है ऑक्सीजन, खोज की थी प्रिस्टले ने। हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। आप खुद बताओ, हम कहते हैं हाय, सरदार क्या कहेंगे, कीवे हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडिश ने, हाई केवें, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। जो भी अच्छी बातें आती है वो हाइड्रोजन के लिए भाई, जो भी अच्छी बातें, कुछ भी, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन रहित, ये रेलवे के क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन रहित तत्व है। तो हाइड्रोजन क्या है, न्यूट्रॉन रहित तत्व है। तारों और सूर्य पर ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्सीजन का एमिशन 0% है, कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। ध्यान रखना, ये सर्वाधिक अनुकूल ईंधन है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में भी इसका उपयोग या प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग में ली जाती है भी हाइड्रोजन। फिर है मेथेन, कौन सी गैस पढ़ते हैं, मेथेन। गोबर गैस से निकलने वाली गैस मेथेन, मार्स की गैस मेथेन, सीएनजी की मुख्य घटक गैस मेथेन। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मेथेन। जहाँ से निकलने की बात कहे तो सदैव ही मेथेन रहेगा, CH4 रहेगा मेथेन। कोयले की खान से निकलने वाली गैस मेथेन, कूड़ा कचरा पात्रों से निकलने वाली गैस मेथेन, समुद्र की तलहटी जिसको क्लेथरेट बोला जाता है से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, मेथेन होती है। बर्फ में जमी हुई मेथेन को क्लेथरेट बोला जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करें तो मेथेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ना आता और ऑप्शन में मेथेन हो तो किया जा सकता है, ठीक है, बट अपने पढ़ कर जाइए, आराम से याद किए जा सकते हैं, सिंपल सा है। आप दोहराव कीजिए, इस वीडियो को 2 बार देखिए आराम से, पहली बार सिंपल, दूसरी बार 2x की स्पीड में देख लेना, आपके लिए पक्के इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेथेन गोबर गैस से निकलने वाली गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक गैस कौन सी है भाई, मेथेन है। धान के खेत से मेथेन निकल रही है तो ये CNG वाला इंपॉर्टेंट रहता है। CNG की मुख्य घटक गैस बताओ कौन सी है, मेथेन। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पूछ ली जाए, पूछा हुआ है, नाइट्रोजन है भाई। कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक होती है, नाइट्रोजन। खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की थी। तो किसको बोलोगे, रद्दी बंदे को, तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, नाइट्रोजन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है कि बीजाणु और शुक्राणु का संरक्षण कहाँ किया जाता है, ध्यान रखना, द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। CNG और LPG की बात कर ले, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्य घटक गैस कौन सी है, अभी पढ़ के हैं, CH4 मेथेन है। कौन सी है, मेथेन मुख्य घटक गैस। LPG ध्यान रखना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत कर देना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मुख्य घटक गैस पूछ ली जाए तो कौन सी है, ब्यूटेन। कैसे याद रखना है, L का मतलब लेडीज, तो पूछ लिया जाए रसोई घर में कौन सी गैस काम में लेते हैं, LPG सिलेंडर काम में लिया जाता है। L का मतलब लेडीज, लेडीज कैसी होती है भाई, ब्यूटी, सुंदर होती है, जो आपको खाना दे रही है, आपका घर चला रही है, ब्यूटी तो होगी। तो लेडीज कैसी होती है, ब्यूटी होती है। तो LPG में मुख्य घटक गैस कौन सी होगी, ब्यूटेन।
और अगर एलपीजी से रिसाव हो रहा है तो पता कैसे चलेगा? वो गंध के लिए एक गैस काम में ली जाती है, गंध देने के लिए कि लीकेज हो तो पता चल जाए, वो गैस होती है प्रोपेन। तो मुख्य घटक गैस पूछा जाए तो ब्यूटेन, और गंधक के रूप में गंध देने वाली गैस है प्रोपेन। अब पढ़ते हैं अपने विषैली गैसों के बारे में। अमोनिया, शौचालय के पास से कौन सी गैस की स्मेल आती है? कौन सी? अमोनिया की। ठीक है, खोज किसने की? हैबर ने की। कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा घातक यही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा। दम घोटू गैस बोला जाता है, दम घोटू गैस भी बोला जाता है। स्कूल टाइम में पढ़ा था कि एक आदमी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोता है तो सुबह मृत पाया जाता है। कारण बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा घातक है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से 200 गुना अधिक बंधुता रखती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस है, सर्वाधिक प्रदूषित गैस है। क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, जो निश्चेतक के रूप में भी काम में लेते हैं इसको। ठीक है, हवा में खुला छोड़ने पर, हवा में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस बनती है? फास्फीन या फास्जिन गैस बनती है। इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ने पर फास्फीन या फास्जिन गैस बनती है। फिर 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और सीरिया युद्ध। तो इनके युद्ध में हमने गैस काम में ली हुई है, तो वो पूछा जा सकता है प्रथम विश्व युद्ध। याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध मस्ती मस्ती में हो गया था। कैसे? मस्ती मस्ती में, तो मस्टर्ड गैस में, तो मस्ती मस्ती याद रख लेना, तो मस्टर्ड गैस। द्वितीय विश्व युद्ध जब दूसरी बार लड़े तो हमें लेने के देने पड़ गए, लेने के देने पड़ गए, लेवी साइट। सीरिया युद्ध में सरीन गैस काम में ली गई थी, सरीन। भोपाल गैस कांड, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को। कौन सी गैस? तो याद रखना है, मैं, आई का मतलब आंखों से, सी का मतलब देखा। ये गैस कांड आपने कैसे देखा? मैं, आई का मतलब आंखों से, सी का मतलब देखना, मैंने आंखों से देखा। मैं से हो गया मेथाइल, आई से हो गया आइसो, सी से हो गया साइनेट। मेथाइल आइसोसाइनेट है भोपाल गैस कांड में गैस जो रिसाव हुआ था वो। फिर है मेथिल अल्कोहल, याद रखना है, वो अल्कोहल जो माथे में चढ़ जाए, इसका मतलब कैसी है? जहरीली शराब। जहरीली शराब कौन सी होती है? मेथिल अल्कोहल माथे में चढ़ जाती है। और जो ज़्यादा पीने के बाद में कहते हैं ना इथेरक, तो ये क्या है? अच्छी शराब है। वैसे शराब पीना भी अच्छा नहीं है, बट मादक द्रव्य है। ठीक है, ध्यान से, कहीं आप पढ़ोगे कि सर ने कहा था एथेरक, तो यूँ नहीं है, याद करने का तरीका है। माथे में चढ़े वो जहरीली शराब, जो अच्छी है उसको हम कहेंगे एथेरक, और पीने भी तो मादक द्रव होता है। ठीक है, रंगहीन द्रव है एथिल अल्कोहल। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको पायरिन भी बोला जाता है, अग्निशामक के रूप में काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, जहाँ बिजली के तारों में आग लगती है वहाँ पानी नहीं डाल सकते हम, तो वहाँ क्या काम में लिया जाता है? पायरिन काम में लिया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरिन बोला जाता है। ये अग्निशामक यंत्रों में या अग्निशामक के रूप में काम में लिया जाता है। पढ़ते हैं यौगिक की तरफ। तो यौगिक में पक्का एक क्वेश्चन बनेगा, इनका साधारण नाम ही पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आज हम कवर कर लेते हैं। साधारण नमक को क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। सभी को पता है, तो याद करने का कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड। वॉशिंग सोडे को याद रखना है, हमारे घर पर वॉशिंग सोडा कपड़े धोना था तो हमने हमारी दीदी को भेज दिया, कितने रुपए का नोट दे करके?
100 का नोट दे करके, क्या लाने के लिए? वॉशिंग सोडा लाने के लिए। तो 100 से पढ़ो सोडियम और का से है कार्बोनेट। फिर अचानक से मम्मी ने कहा भी खाने का सोडा भी खत्म हो गया। तो अब आपने पीछे से आवाज़ लगाई कि भाई 100 का नोट लेके गई है तो आते वक्त खाने का सोडा और ले आना। किसको आवाज़ लगाई है? बाई को लगाई है। देखो 100 और बाई को आवाज़ लगाई, तो 100 का नोट जो बाई लेकर के गई थी उसको आपने आवाज़ लगा दी कि खाने का सोडा और लाना। वॉशिंग सोडा कौन लाने गई? बाई 100 का नोट लेकर के गई। खाने का सोडे के लिए बाई को आवाज़ लगाई, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। याद रखना है, मैं मरी थोड़ी हूँ जो आप सिंदूर नहीं पहने, सिंदूर ना लगाऊं। आप मरे थोड़ी हो, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मरे क्यों सा? आप मरे क्यों सा, कि आप मरो क्यों? सा का मतलब आप ही अपने पति को बोल रहे हो आप मरे क्यों सा, आज तक अभी तक मैं सिंदूर लगाती हूँ, तो मरे क्यों सा, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, तो देखो जो जल रहा है उसमें जलने के लिए क्या है? ऑक्सीजन जरूरी है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको बुझाना है तो इस पर क्या डाल दो? पानी डाल दो। हाइड्रा का मतलब ये क्या होता है? पानी होता है। तो बुझा हुआ चूना क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पक्का आएगा कि चूने के पानी में, चूने के पानी या बुझा हुआ चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग दूध दिया, हल्का दूधिया हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है? तो ध्यान रखना, चूने के पानी में CO2 गैस का प्रवाहन करते हैं। चूने के गैस में CO2 गैस का प्रवाहित की जाती है, तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कारण क्या बन जाता है? CaCO3 के कारण होता है, बनने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। चुनाव स्याही को क्या बोला जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। याद रखना है, जो एक बार चुनाव में वोट दिया है वो दूसरी बार देने की हिम्मत रखता है, तो उसमें क्या है? जिगर है, सीना है। सी से है सिल्वर, ना से है नाइट्रेट। इसका मतलब चुनाव स्याही एक बार लगने के बाद में किसी की हिम्मत नहीं चलती कि हाथों हाथ ही दूसरी बार वोट देने जाए, क्योंकि वो मिटती नहीं है, मिट से ही होती है। तो याद रखना है, हिम्मत वाला या जिसके अंदर सीना है वही ऐसा काम कर सकता है, चुनाव दोबारा दे दे। तो सी से है सिल्वर, ना से है नाइट्रेट। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे हम पढ़ करके आ चुके हैं। ये का किस काम में लिया जाता है? एंटी एसिड होता है, ध्यान रखना। पेट की अम्लता दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। भारी पानी किसको बोला जाता है? D2O को भारी पानी बोला जाता है। जिप्सम पक्का आएगा, या POP पूछेगा या जिप्सम पूछेगा। POP मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जिप्सम कैसे याद रखना है? देखो, जीप से जा रहे थे, हमने किसी को टक्कर मार दी। जीप से जा रहे थे, हमने किसी को टक्कर मारी, हम पर क्या हुआ? क्या हो गया? केस हो गया, कैल्शियम सल्फेट। अब जब भी टक्कर मारोगे तो उसके प्लास्टर कराना पड़ेगा, हाथ वगैरह टूटा है तो हमने POP करा दिया, प्लास्टर करा दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कब कराया? कि हमारे केस लग रहा था, इसलिए कैल्शियम सल्फेट। अब देखो, इसका सूत्र पूछा जाएगा, या तो CaSO4 डॉट आधा H2O, या दूसरा सूत्र, ये इसी का दूसरा रूपांतरण हो जाता है 2 CaSO4 डॉट H2O। तो ये वाला सूत्र पेपर में पूछा जा चुका है LDC के, तो आप देख लीजिएगा। चूने के पत्थर, संगमरमर, चौक और अंडे का कवच और मोती, इन सब का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट लगा लेना, संगमरमर, चूने का पत्थर, चौक, अंडा, कवच और मोती। तो यहाँ पर संगमरमर या चूने का पत्थर पूछाता है, इसका रासायनिक नाम पूछता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। फिटकरी, देखो हमेशा हमें अपने पास क्या रखनी चाहिए? फिटकरी रखनी चाहिए, कि कोई भी चीज़ से कट लग जाता है ब्लेड वगैरह से, तो जल्दी से फिटकरी लगा लो। क्या रखनी चाहिए पास में? फिटकरी। P से पोटेशियम, A से एल्यूमिनियम, S से सल्फेट। तो क्या रखनी है? फिटकरी हमेशा पास रखनी है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट। फेरस ऑक्साइड का उपयोग इसलिए किया जाता है कि हम हरा कांच बना सकें। तो हरा कांच बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरस ऑक्साइड का।
सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होती है सोडे से। साबुन क्या होता है? वसीय अम्लों के Na और K, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। साबुन क्या होता है? वसीय अम्लों के Na और K लवण होते हैं। अब पढ़ लेते हैं परिवर्तन पर एक सवाल, आपके चैप्टर है भाई परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। 1 नंबर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी गलत कर मत देना। देखो क्या रहता है, भौतिक परिवर्तन में कोई पहला पदार्थ है उससे आप दूसरा बना सकते हो और वापस उससे पहला पदार्थ मिल जाए, तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या हुआ है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। ए से बी बना, बी से वापस ए बन जाता है। जैसे मैं खुद बताओ, बर्फ़ को पिघलाते हैं पानी बन जाता है, फिर वापस पानी को ठंडा करने पर जमाने पर क्या मिल जाती है, हमें बर्फ़ मिल जाती है। तो ए से बी बना, बी से वापस अगर ए प्राप्त हो जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। सिंपल सा इतना ही याद रखना है। तो इसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक में क्या होता है, ए से बी बन जाता है और बी से वापस ए नहीं बनता, इसीलिए इसको बोला जाता है अनुत्क्रमणीय क्रिया। वो क्या है, उत्क्रमणीय है। ठीक है, इसको उत्क्रमणीय बोला जाता है, ये अनुत्क्रमणीय। इसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें परिवर्तन होता नहीं है। उदाहरण पर इस सवाल आएगा, धातु की छड़ का गर्म होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बल्ब का जलना, देखो बल्ब जलेगा, वापस बंद करने पर वही चीज़ प्राप्त हो जाती है, जलाने पर वापस जल जाएगा। तो ए से बी, बी से ए वापस बन रहा है, तो ये सारे के सारे परिवर्तन क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन है। मोम और बर्फ का पिघलना, ध्यान रखना मोमबत्ती का जलना की बात करें तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, मोम पिघलना नहीं बोल रहा, मोमबत्ती का जलना, क्योंकि मोम जलेगा तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, वापस ठस करके मोम ही बन जाएगा। बट जो बत्ती जलती है तो वो वापस प्राप्त नहीं होती है, वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं जब मोमबत्ती जलती है। तो अगर मोम पिघलने की बात करें तो क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है। पानी का भाप बनना, हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, पानी में नमक चीनी का घोल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलडीसी के पीछे वाले पेपर में आया था, ध्यान रखना, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ना। उपरोक्त सभी उत्तर था। कागज या लकड़ी के टुकड़े, हमेशा ध्यान रखना, कागज का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा भौतिक परिवर्तन है। कहीं आप सोचोगे कि कागज को फाड़ दे दोबारा कागज कैसे बन जाएगा, रासायनिक कर दूं, नहीं, ए से बी, बी से ए बन रहा है आराम से। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। कागज और लकड़ी के टुकड़े क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। और मिश्र धातुओं का उदाहरण भी, निर्माण भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो देखो, दूध से दही बन जाता है, दही से दोबारा दूध नहीं बनता, तो रासायनिक परिवर्तन। गोबर सड़ गया, दोबारा वापस नहीं हो सकता, तो गोबर सड़ना। भोजन का पकना या भोजन का पाचन, क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। कोयले लकड़ी का जलना या दहन, क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अगर लकड़ी जल गई तो दोबारा वापस थोड़ी बन सकती है लकड़ी, ध्यान रखना। बट लकड़ी के टुकड़े से लकड़ी बनती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जलना रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों का जैविक अपघटन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये पीछे भी अभी क्वेश्चन पूछा था, लोहे की छड़ में जंग लगने पर उसके वजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं अमलगम और अमलराज। खुद बताओ गम किसको था, देवदास को, क्योंकि उसकी पारो खो गई थी। तो अमलगम ध्यान रखना, मिश्र धातु प्लस पारा होता है, ध्यान रखना। लोहा और पीटी को छोड़ करके कोई भी धातु जिसके साथ पारा जोड़ दिया जाए तो वो अमलगम बनाता है। तो अमलगम क्या है, पारा प्लस धातु। अमलराज क्या है, एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, प्रबल संसारक होता है। आभूषण सफाई में इसी का काम लिया जाता है, ध्यान रखना। सोने को इसमें डाल दिया जाए तो सोना पिघल जाता है, घुल जाता है। तो सोने की टेस्टिंग में, आभूषण की सफाई में क्या काम में लिया जाता है, अमलराज। ध्यान रखना, सोना बोला है तो सोने की अंगूठी शादी में कौन सी उंगली में पहनाते हैं, तीसरी में, तीसरी अंगुली में पहनाते हैं। तो या तो वो करेगी हाँ या करेगी ना। ना करेगी तो पहली अंगुली हिलाएगी और हाँ करेगी तो तीसरी अंगुली आगे करेगी। तो 3 भाग है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
और एक भाग है नाइट्रिक अम्ल। तो हाँ ना याद रह जाएगा, हाँ करेगा तो तीसरे अंगुली में सोने की, और ना करेगा तो पहली अंगुली हिला देगी। तो 3 भाग है हाइड्रोजन क्लोरिक के, और एक भाग है आपका नाइट्रिक अम्ल का। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। बाकी बचे हुआ हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी। फिर भी अपने अच्छे बुरे जो भी है सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एलडीसी के स्टूडेंट हैं उनको जी जान से ये नोट्स पढ़िए, इनमें से क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे। एलडीसी 2024 के स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट है। आप वीडियो पढ़ते रहिए, आपके लिए 2 वीडियो आ चुके हैं और 1 या 2 वीडियो और इतने छोटे छोटे वीडियो से हम पूरी जनरल साइंस कर लेंगे आराम से। इन्हीं नोट्स से आपको क्वेश्चन मिलेंगे श्योर। बढ़िया से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप ही का चैनल है, आप ही की संस्था है, जो आपसे को हेल्प चाहिए हम करेंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।